मुखौटा बदल के हाथी का मुखौटा सिला दिया है। तो उस तरीके की अच्छा सा प्लास्टिक सर्जन वो उस टाइम पे है, कहाँ है? आप अब्दुल कलाम को आज की क्यों तारीफ कर रहा है? हमको मिसाइल्स वही तभी पता है, जो राम का बाण था वो मिसाइल था, जो अर्जुन ने छोड़ा है वो भी एक मिसाइल है, उसका नाम अलग है। अभी ब्रह्मा, अग्नि या पृथ्वी एक कहा है, उस टाइम पे ब्रह्मास्त्र, वायुवास्त्र, विष्णास्त्र, हाँ, पाशुपतास्त्र, इस टाइप पे बताते थे। वो बोला है वही। हमने देखा है ना टीवी में, रामानंद सागर की रामायण देखा होगा आप सबने, आके टिंग 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 टक्कर मारते हैं, एक नीचे होता है, राम का आगे चला जाता है, रावण को सर काट लेते हैं, या कहते हैं हम, और उसके बाद रावण फिर दूसरा सर आ जाता है, दूसरा टिंग 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 करता है, राम का नीचे चले जाते, ओ कहते हैं हम, रावण बच जाता है। तो ये हमको काफी अच्छा लगता था, ये मिसाइल वार। तो बाद में हम जब इराक और कुवैत के बीच में, जब कुवैत को ऊपर हमला किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया इराक के खिलाफ, जब हमने टीवी पे देखा उसी तरीके के मिसाइल था, आके धूम करते था, घर जला जाता था। राम का मिसाइल भी, ये मिसाइल भी एक ही जैसे है। तब मिसाइल उस टाइम पे था। ये अमेरिका लोग ये सब गलत बोल रहे हैं कि वो उसका अन्वेष किया है, उसका आविष्कार किया है, वो गलत है। राम के पास मिसाइल था, पुरातन, हमारा पुरान काल में भी मिसाइल है, प्लास्टिक सर्जन है, ये सब बता रहे हैं। उसको क्या स्वर्ण युग है, इसको क्या कैसे आप डिफाइन नहीं, इसके खिलाफ कैसे बोलेंगे आप? क्या सबूत दिखाएंगे? पहले वो आपको समझ में आना चाहिए कि उसका क्या सबूत है, उसका वाद क्या है, उसके बारे में, उसके पक्ष में वो क्या बोल रहा है, वो पहले आप समझना पड़ेगा। उसका पक्ष में ये बोलता है कि गुप्त युग जो है स्वर्ण युग इसीलिए है क्योंकि वहां पे कालिदास जैसे, आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान इतने सारे लोग हैं, बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखा गया है, ब्राह्मणों को बहुत विस्तार तरीके से दान दिया गया है। इसकी मतलब क्या है? दान देने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए ना, मतलब राजा के पास बहुत सारी पैसा है, तो राजा के पास पैसा है, वो दान ब्राह्मण को दिया गया है, ब्राह्मण भी खुश है, तो राजा ब्राह्मण दोनों खुश है, तो और क्या चाहिए स्वर्ण युग को? इसीलिए स्वर्ण युग कहते हैं। सवाल यह है उस टाइम पे शूद्र क्या कर रहा है? शूद्र का कुछ है? शूद्र जाति है, ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों के अलावा बाकी सारी जाति जो है वैश्य और शूद्री है। इन दोनों मेहनत करने वाले हैं। अभी जो है वैश्य जो व्यापार कर रहा है, ये सब कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे वो खेती करने वाला है। वो वैश्य और शूद्र के मेहनत कहां जा रहा है? वो खुशी है क्या? इस सवाल को जवाब जब मिलेगा तब हम बता सकता है कि हाँ वो स्वर्ण युग है। अब हम पूछ रहा है राजा के पास पैसा है, कह रहे हैं आप, पैसे कहां से आया है? राजा को पास पैसा कहां से आया है? कर्जा वसूल करके ही आया है ना। वो क्या मेहनत किया है क्या? विक्रमादित्य हल चलाया है क्या यहाँ आके? चंद्रगुप्त ने किया है क्या खेती में काम? नहीं है, लेकिन पैसा आ गया खूब। कैसे? ऐसे करने से पैसा आता है क्या? एक सपने में आके ऐसे पैसे दे के चले गए क्या कोई? नहीं, जनता से लेके गया। जनता से पैसे किस तरीके से वसूल किया है? कर्ज लगान वो वसूल किया है। मतलब अगर वसूल किया है, पहले आप लगान से 100 रुपया आपको मिल रहा है, अब 150 मिल गया है। अब पहले 100 रुपया से आप और आपका बीवी, आप सब राजा मान के, आप, आपका बीवी, आपका बेटे जी रहा है, खा रहा है, बीच में कालिदास आ गया है, आर्यभट्ट आ गया है, इनको भी पैसे देना है।
तो इनको पैसे देने के लिए इस लगान से नहीं होगा ना। क्या आप बचत करके कालिदास को पैसे देते हैं क्या? नहीं है ना। तो क्या करेंगे? और लगान वसूल करेंगे, अब ये करेंगे टैक्स, तो वो आएगा, मतलब तब 100 रुपये से ज्यादा मिलेगा, 150 मिलेगा, तब कालिदासों को भी कुछ हिसाब देते हैं। तो ये 150 कहां से आ रहे हैं? जनता से आ रहे हैं। मतलब जनता के जितना वो कमा रहा है खेती में, जितना आते हैं उत्पादन, उतना ही उत्पादन में ज्यादा हिस्सा जो है आप लेके जा रहा है। तब जनता दुखी है, खुश हो जाएगा। जनता खुश होगा का, अरे मेरा हिस्सा और ज्यादा मेरे से क्यों ले रहा है? क्योंकि राजा खुश रहना चाहता है, कालिदास कविता लिखना चाहता है, ये दोनों खुश है तो मैं खुश हूं। ये आप समझते हैं क्या? तो आप ऐसे समझना है, मोदी खुश, शिवराज खुश, मैं खुश। हम हड़ताल नहीं करना है, आशा वर्कर हर दिन काम पे जाना है, आंगनवाड़ी काम पे जाना है, जो कोयला की खनि में जो काम करते हैं वो हर दिन जाना है, वही काम करना है। आप मैनेजमेंट के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। क्यों? शिवराज खुश, मोदी खुश, आप खुश होना है। आप ऐसे खुश नहीं हो रहे ना, तो इसकी मतलब है जनता दुखी है। बहुमत कौन है? जनता है। अगर बहुमत जनता दुखी है, उस समाज को हम स्वर्णयुग कह सकते हैं क्या? तो इसी कारण से हम कह रहा है कि वो जो काल है वो स्वर्णयुग नहीं है। उस तरीके से ना केवल गुप्त की काल है, या मौर्यों की काल है, या सुल्तानेत की काल है, या मुगलों की काल है। ये पूरा जो राजशाही है, इन कोई भी राजा हो, इनकी चेहरा कोई भी हो, इनकी वंश कुछ भी हो, वो शोषक है। उस काल में स्वर्ण युग कभी नहीं था। वो जो काल था, राजाशाही की जो काल है, सामंतवाद की जो काल है, वो जनता के ऊपर काफी दमन चलाते हुए काल था, जनता की दुखी की काल था। ये हम पहला समझना जरूरत है। तो ये काल से अगर जनता दुखी है, क्या उस दुख को हमेशा सहते हैं क्या? क्यों? अगर नहीं सहना है तो उसकी प्रकट किस तरफ हुआ है, किस तरीके से हुआ है? विद्रोह से हुआ है। तो विद्रोह किस तरीके की विद्रोह हुआ है? गुप्त काल में कौन सी विद्रोह हुआ है? मुगलों के जमाने में कौन सी विद्रोह हुआ है? या सल्तनत में कौन सी विद्रोह हुआ है? या मौर्यों के समाज में कौन सी विद्रोह हुआ है? इस विद्रोह की ये है, अलग अलग तरीके से इसकी प्रकट होता है। अब आज की तारीख में आप सब मजदूर है, मजदूर वर्ग की नेता है, और आपको एक संगठित है और संगठन है CITU। आपकी आक्रोश किस तरीके से प्रकट करते हैं? कौन सी आंदोलन? विरोध आंदोलन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, धरने देते हैं, जुलूस निकालते हैं, सब करते हैं, हड़ताल करते हैं ना। तो ये सब आपकी आक्रोश प्रकट करने के तरीके हैं। अलग अलग तरीके से आपकी आक्रोश आप प्रकट कर रहे हैं। उसी तरीके से उस टाइम पे कुछ तरीके अपनाया है जनता अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए। एक तरीका जो है, उस राजा की जो क्षेत्र है उससे बाहर चले जाना। उस टाइम पे पासपोर्ट वीसा की कोई जरूरत नहीं है ना। तो अगर मेरे को इस राज्य काफी भयानक लगा, उसकी शोषण दमन, मैं उस राज्य से बाहर चले जाता था, कहीं नई गांव चले जाता था, कहीं नई जमीन ढूंढ लेते थे, वहीं पे काम करता था। या कुछ इस तरीके से बौद्ध संन्यास कहते हैं,
बौद्ध संन्यास जैसे पूरा छोड़ के स्तूपों में, विहारों में चले जाते थे, पूरा समाज को त्याग विसर्जित करके मैं चले जाता था। उस तरीके से अपनी आक्रोश प्रकट करते थे। और कभी कभी अगर कोई राजा के खिलाफ कोई विद्रोह कर रहा है, नया वंश को चालू करने के लिए, उसके समर्थन में चले जाता था। इस तरीके से अलग अलग रूप लेते थे उस समय का विद्रोह। एक सशस्त्र विद्रोह है, दूसरा वैचारिक स्तर पे विद्रोह है, तीसरा जो है पूरा काम छोड़ के चले जाना। 3 तरीके के विद्रोह होता था। वैचारिक तरीके की जो विद्रोह है, मैंने बताया बौद्ध है, जैन है या चारवाक है, इन सिद्धांत से सवाल पूछना और अपना आक्रोश प्रकट करना, उसके खिलाफ बोलना, ये एक तरीका है। दूसरी तरीका जो काम छोड़ के दूसरी देश या दूसरी जमीन के ओर चले जाना, वो पूरा देश हमारा सभ्यता फैलने के एक उसके कारण से फैला है। उस टाइम पे काफी खाली जगह होता था, इसीलिए एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन जब आबादी बढ़ते जा रहा है, हर जगह पे हर राज्य इसी तरीके के शोषण हो रहा है, तब उसको कोई मतलब नहीं मिला है कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना। तब जगह छोड़ने की कष्ट क्यों लेना है? तो तब वो सोचा है कि जगह छोड़ने से कोई मतलब नहीं मिलता है, तब उसी जगह से किस तरीके से विद्रोह करना है उसके तलाशी में थे। तब कुछ सशस्त्र छोटे छोटे किसानों की आंदोलन, ये सब होता था। कुछ सफल होता है, बहुत सारी उसको दबा देते थे। ये हमारा इस राजशाही की, सामंतवाद की इतिहास में जनता की इतिहास था। इसमें और एक तरीका भी है जो वैचारिक धारा की। पहले क्या होता था? पहले ये बताते थे, ये चातुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो शादी होता है वो शादी अपने वर्ण के बीच में ही करना है। अगर नहीं करना है तो आप बाहर कर लेते थे। उसमें अगर कोई बाहर की देश, जो आदिवासी इलाके में आपने अपने राज्य को विस्तार किया है, उस आदिवासी को, उस जंगल में जो जी रहा है, उनको क्या किया गया? उसको आप अच्युत रूप में इस समाज में ले आने के लिए, मिलन करने के लिए कोशिश किया गया है। छुआछूत की समस्या बढ़ गई है, जाति बढ़ रहा है, जो अंतर दो विरुद्ध अलग जाति के बीच में जो शादी हो रहा है, उससे नया जाति पैदा हो रहा है। जो नया जाति है, वो नया जाति अपने के लिए कुछ हक मांग रहा है, लेकिन उसके ऊपर दबाव हो रहा है। ये सब हम देखते रहे। इस सारी जो बदलाव है, इसका एक जोरदार रूप दिया गया है भक्ति उद्यम कहते हैं, भक्ति काल, भक्ति मूवमेंट को क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन की जो समय है, इन सारी जो जनता की जो कष्ट है, इसको एक रूप भक्ति काल में, भक्ति मार्ग में, भक्ति आंदोलन में हमको देखने के लिए मिलता है। इस टाइम पे आपको पता होगा, आप सब पढ़ा होगा, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, मेरे को हिंदी नहीं आता है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए मैं कबीर को कभी नहीं पढ़ा, रैदास को नहीं पढ़ा हूँ, नानक को कभी नहीं पढ़ा हूँ। मैं इन लोगों को पढ़ा हूँ इतिहास में, अंग्रेजी में। लेकिन आपने पढ़ा होगा कबीर की पंक्तियां, आपको वैसे ही याद होगा, बोल सकते हैं आप बहुत सारे।
रैदास की, नानक की, ये सब तुलसीदास की, ये सब क्या है, क्या बताते हैं? उनके विचार एक ही है ना? क्या है? मेरे को एक, मैं इंटरनेट में ढूंढा, मेरे को पता नहीं वो सही है नहीं, गूगल चाचा की मदद लिया है। सब धर्म का एक सामना, एक समाना, सब धर्म रहे 35 एक। सब धर्म की एक मिसाल है, एक मूरत एक एक रंग एक। ये कहा गया कबीर का। मतलब समझते हैं ना आप? सब धर्म का एक समाना, समाना, सब धर्म एक समाना, सब धर्म रहे 35 एक। सब धर्म की एक मिसाल है, एक मूरत एक एक रंग एक। इसकी मतलब जो इंग्लिश का अंग्रेजी में कहा गया, ऑल रिलीजियंस आर सेम, देर आर 33 crore गॉड्स इन ईच रिलीजियन इज एन एक्सेम्पलर, वन फॉर्म वन कलर। समझ गए ना हिंदी में आप? ये अंग्रेजी में मेरे को समझाया है। तो ये है, तो इसकी मतलब क्या है? ये बता रहा है कि धर्म अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकता है, लेकिन कबीर क्या बता रहा है? हम सब एक है, हम सब एक है, इंसान एक है, मनुष्य एक है। क्यों बोलना पड़ा? अगर कबीर को यह बोलना पड़ा, इसकी मतलब क्या होता है? अगर हम दो दोस्त हैं, मैं कॉमरेड प्रमोद दोस्त हैं, बीच में हम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, बातचीत नहीं चल रहा, तो मैं कॉमरेड प्रमोद से मिला और मैंने पूछा कैसे है? इसकी मतलब क्या है? सही है? कैसे है? आप कैसे है? आप कैसे है कि मतलब अलग है, कैसे है इसकी मतलब अलग है ना? आप कैसे हैं कब पूछते हैं? जब हम दोनों के नहीं पड़ता है तब हम पूछते हैं कैसे है। अगर आप वहां पे खड़े होके सुन रहा है हमारा दोनों के बीच में, तब आपको क्या पता चलता है इससे, इस संवाद से? मतलब इन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा है मालूम हो जाता है ना? हाँ, तब मतलब अब सोचना पड़ेगा कि क्या है कारण, है ना? वैसे ही अगर कबीर कह रहा है कि सब बराबर होना चाहिए, सब एक ही है, तब हमको पता होना चाहिए ना कि इसमें क्या मतलब है। समाज में कुछ गड़बड़ है, समाज में कुछ भेदभाव है, समाज में कुछ छुआछूत है, समाज में कुछ ऊंच नीच है, यह मालूम होना है। इस तर्क से हमको पता चलेगा कि समाज सब कुछ, समाज में, इस समाज में सब कुछ सही नहीं है, समाज में कुछ दिक्कत है। दूसरी बात यह भी पता है सब सहन नहीं पा रहे इस भेदभाव को, इस शोषण को। कुछ आवाजें उठ रहा है, कुछ सवालें पूछे जा रहा है, वो सवालों की आवाज देने वाला एक आदमी जो है कबीर। अगर कबीर पूरा जिंदगी जिया है ऐसे पंथियां लिखते, इसकी मतलब क्या है? अगर उनके पीछे कोई नहीं है, समाज में इस तरीके के सोच नहीं है, उसको जीने देते हैं क्या? तभी मार देते था, है ना? आज मोदी क्यों कम्युनिस्टों के ऊपर हमला करने के लिए डर रहा है? क्योंकि कम्युनिस्टों के हालत यह है कि सीटों कम है, लेकिन फिलहाल उनको पता है कि सीट कम भी हो सकता है, लेकिन जनता के बीच में इसका पकड़ कुछ है। सीआईटीयू में, रीवा में सीमेंट मजदूर की जो नेता है, एक साथी को मारा गया है, एक मनोज को, महेश मारा गया है, मनीष शुक्ला, उनको मारा गया है। लेकिन यूनियन को खत्म कर सका क्या? क्यों नहीं किया? अभी दोबारा हमला क्यों नहीं कर पा रहे? यूनियन अभी भी जिंदा है, दूसरों को क्यों नहीं मार रहा है वो? प्रमोद प्रधान वहीं पे घूम रहा है ना, इसको क्यों नहीं मार रहा है? पता है कि मजदूरों में
मनीष को मारने से ही काफी आक्रोश हो गया है, क्रोधित हो गया है। अगर किसी और के ऊपर भी हमला किया तो नुकसान हो जाएगा, पूरा फैक्ट्री बर्बाद होगा, उसका उस उद्योगपति को वो चला नहीं सकता था। उस माहौल है या नहीं उस टाइम पे? अगर प्रमोद जैसे नेता के ऊपर ही हमला हो गया और ज्यादा होता है ना, तो इसीलिए क्यों डर रहा है उद्योगपति मालिक हमला करने से? जनता के मदद देख के वो डरता है। कबीर को ऊपर भी हमला नहीं हुआ, कबीर को मारा गया नहीं, क्योंकि जनता के बीच में उतना कबीर के बातें के ऊपर उतना विश्वास है, प्रभाव है, और वो उसको अपना रहा है कि हाँ कबीर जो बोल रहे हैं वो सही है, मैं ये सब झेल रहा हूं, ये सब झेल रहा हूं मैं, कबीर मेरे को आवाज दे रहा है। इसीलिए कबीर का जो पीछे जो जनता की ये है, ये समझना जरूरी है। कबीर एक बातें बोला है, कबीर की हैसियत ने तो है ही है, लेकिन इससे बेहतर इसके पीछे खासियत, इस हैसियत के बीच में खासियत, मैं भी कवि बन रहा हूं, यह है कि जनता के मदद। तो ये समझना है उस टाइम पे जनता के बीच में इस राजशाही सामंतवाद के विरोध भी है, वो मौका के तलाश में रहा है। तो ये सामंतवाद समाज में जो विरोध प्रकट इन अलग अलग तरीके से हमको देखने के लिए मिलता था, ये जब हमको पता चलता है। दूसरी बात भी है, इसी टाइम पे यहाँ पे खास तौर पे मध्य प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश में आदिवासी की आबादी कितना है? 23% आदिवासी की आबादी है। अब भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी यहीं पे मध्य प्रदेश में ही जीते हैं, है ना। छोटे छोटे राज्य है, मणिपुर, मिजोरम, ये सब है, लेकिन वहां पे कम जनता है। लेकिन यहाँ पे 23% आबादी है, लेकिन फिर भी अगर नंबर के हिसाब से हम देखें तो बहुत सारी संख्या में आदिवासी यहाँ पे है। वो जंगल में रहते हैं, वो उसके समाज कैसे था, वो गुप्ता साम्राज्य में शामिल हुआ है, मुगलों के साम्राज्य में शामिल है, उसके वो खेती करता था क्या, वो अपना कुछ, अभी भी कुछ आदिवासी, कुछ अगर आपने देखा होगा, कुछ मुखिया होता है, उसकी बात पूरा उस जाति में माना जाता था। गोंड है, बील है, बाइगा है, कोरकू है, बुया है, बहुत सारी इस तरीके की यहाँ की आदिवासी जाति है। इन जाति में वो सब अपने अपने मुखिया, अपने अपने, ये राजा होता था, छोटा राजा जो है वो अपना शासन करते थे। इसमें जाति प्रथा नहीं होता था, उस राज्य में भेदभाव नहीं, उस क्षेत्र में, क्योंकि सब मेहनत कश है। आज भी अगर आपने देखा जाए आदिवासी, इसमें बहुत एक मुखिया होता है, लेकिन आदिवासी वो भी काम करते हैं, वो भी साथ करते हैं, साथ जीते हैं। बाहर की समाज से बेहतर समानता आदिवासी इलाकों में देखने के लिए हमको मिलता है। लेकिन उसके ऊपर भी इन राज्यों के प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव जो है क्यों पड़ा है? क्योंकि मुगल की जब अगर साम्राज्य की विस्तार हो रहा है, इनके ऊपर भी, इनके जमीन भी साम्राज्य के अंदर ले आना पड़ता था, तब शोषण करना पड़ता था। लेकिन मुगलों के काल तक शोषण करने के लिए राज्य के हाथों में इतना यंत्र, इतना प्रशासन नहीं था कि वो आदिवासी के अंदर, जंगल के अंदर जाके अपना तरीके से शासन करने के प्रशासन उनके पास नहीं था। लेकिन ये सब बदल गया ब्रिटिश आने के बाद।
ब्रिटिश आया है, ब्रिटिश आने के बाद वो बहुत सारे बदलाव ले आया देश में। बहुत बड़ा बदलाव क्या है? रेलवे शुरू कर दिया यहाँ पे, और यहाँ की जो जमीन की जो नीतियाँ हैं उसमें बदलाव ले आया है। रायतवारी, परमानेंट सेटलमेंट, इस तरीके की नया नया नीतियाँ जमीन में, जमीनों के संबंध में, भू रिश्ते में ले आए थे। वो बदलाव एक तरफ आया है। दूसरी, जब वो अपने ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार कर रहा है और इसको जुड़ाने के लिए रेलवे को स्थापना कर रहा है, उस रेलवे के लिए लकड़ी का ज़रूरत है। उस लकड़ी का ज़रूरत कहाँ मिलेगा? लकड़ी जमीन जंगल में मिलेगा। तब वो जंगल के ऊपर भी अपना हस्तक्षेप करना पड़ा है, अपना शोषण करना पड़ा है, अपना नीति लागू करने के लिए पूरा दमन वहाँ पे चलाया है। उस दमन के हिसाब से बहुत सारी आक्रोश वहाँ पे भी मिला है। इसीलिए पहला जो स्वतंत्र संग्राम भारत में कहा जाता है 1857 में, उससे भी पहला मध्य प्रदेश में बहुत सारी आदिवासी की संग्राम या उसके विद्रोह हम देखने के लिए मिलता है। चाहे वो गोंड की विद्रोह हो, कोल की विद्रोह हो, कोल जाति की जो झारखंड से मिला जुला इलाका यहाँ पे मध्य प्रदेश से जो है, या गोंड की विद्रोह हो जो छत्तीसगढ़ से मिला जुला इलाके में, या संताल की, ये तो बाद में है, संताल बाद में आता है, लेकिन संताल विद्रोह हो झारखंड छोटा नागपुर की जो जगह है वहाँ की संताल हो, ये सब मेरे ख्याल से संताल जो है बिरसा मुंडा इनकी जो नेतृत्व किया गया है वो 55-56 में हुआ है। मतलब एक साल पहले जो स्वतंत्र संग्राम के, पहला स्वतंत्र संग्राम के एक साल पहले हुआ था, 1-2 साल पहले। बाकी जो भील की, गोंड की, भील की, जो कोल की मैंने बताया, वो 20-30 साल पहले हुआ था, क्योंकि वो ब्रिटिशों के खिलाफ ये विद्रोह प्रकट, ब्रिटिश के शोषण के खिलाफ। उसके बाद हम देखा है पहला स्वतंत्र संग्राम, जिसके बारे में आप सबको पता है, कौन गद्दार है, कौन जनता के हित के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े थे। ये मध्य प्रदेश में काफ़ी जानने की बात है। क्यों? आपके बीच में ग्वालियर है और आप घेर लिया है झांसी को, है ना। झांसी जो शहर है, मध्य प्रदेश, तीनों और मध्य प्रदेश होता है, बीच में झांसी होता है, तो ये काफ़ी मुख्य है। क्यों? आज मेरे ख्याल से कल परसों कोई कांग्रेस वाले सिंधिया को गद्दार बोला है, तो सिंधिया काफ़ी नाराज़ हो गया है और वो ये कहना लग गया है कि क्या मैं ब्रिटिश के पक्ष में नहीं हूँ। क्यों? ग्वालियर के इतिहास ग्वालियर वालों से पूछ लीजिए। ग्वालियर वालों से पूछने के लिए मैं इस तरफ ही नहीं, पूरा इस तरह ऐसे करना पड़ता है। हर तरफ ग्वालियर वाले हैं, यह ग्वालियर है, ये ग्वालियर है, कल ग्वालियर वाले आएगा, बादल सरोज ग्वालियर है, जसविंदर ग्वालियर, हर कहीं पे भी देखो ग्वालियर 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 ही है। तो आप सब बताना पड़ेगा आप सबको कि सिंधिया की भूमिका क्या है। मैंने सुना कि ये जब जवान था, अब मेरे को पता नहीं किस तरीके के भाषण दे रहा है आजकल प्रमुख प्रधान बादल सरोज ये लोग, लेकिन मैंने सुना कि ये शैली, ये और बादल, ये तीनों जब भाषण देते थे सिंधिया को भी खूब गाली देते थे उस टाइम पे। हाँ, क्यों? जवान था और जो खून है वो क्या गरम खून था। अब कितना गरम है मेरे को पता नहीं है, अभी गरम है तो पकड़ के देखना पड़ेगा। तो उस तरीके के सिंधिया को बोलते थे गाली। क्यों? ऐतिहासिक स्तर पे भी सिंधिया गद्दार तो है ही है, नहीं है? अगर वो गद्दारी नहीं किया है, किसको पता है कि झांसी लक्ष्मी भाई की मौत उस टाइम पे नहीं होता था। मतलब मरते जरूर, क्योंकि एक भयानक शक्ति के खिलाफ वो लड़ रही है, लेकिन गद्दारी की वजह से नहीं मरते थे। शायद ब्रिटिश से सीधा मारते होगा, कुछ काल तो जीते थी, ये नहीं होने दिया है। अब वो गद्दारी की परंपरा जो है, विरासत जो है,
ज्योतिरादित्य लागू किया है, जारी रखा के बीच में ही है झांसी लक्ष्मीबाई की। तो मतलब ये इतिहास जो हमको बताते हैं कि कभी भी शासक वर्ग कभी भी अपना शासन आसानी से चला नहीं सका है। हमेशा जनता इसको सवाल करके ही आया है। वो भीमबेटका के काल से ज्योतिरादित्य काल तक शासक या जनता हमेशा सवाल पूछते ही आया, क्यों हो रहा है, इससे मेरे को क्यों फायदा नहीं हो रहा है, ये बदलाव से मेरे को नुकसान क्यों पहुंच रहा है, इस नुकसान से बाहर आने के लिए मैं क्या करना है। ये से सारी सवाल जो है जनता हमेशा पूछते आए थे। सवाल पूछते आए हैं, इसीलिए समाज बदल के आया है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हम किसी को सबको स्वीकार ऐसे स्वीकार कर लेंगे। शिवराज चौहान सही है, ज्योतिरादित्य सही है, राहुल गांधी सही है, प्रमोद प्रधान सही है, अरुण कुमार सही है, मैं भी सही हूं। जो ये थोड़ा नजदीक हो जाता है सब मिथ्या की बराबर की बात है। अगर सब सही है तो गलत कौन है? आप क्यों दुखी है? आपके सपना क्यों हासिल नहीं हो रहा है? आपकी जिंदगी क्यों बर्बाद है? आपकी जिंदगी क्यों अंबानी जैसे क्यों नहीं जीत पा रहा है? आप अंबानी और आपके बीच में फर्क क्या है? अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, आपको कर्जा वसूल करने के लिए बैंक वाले हर महीने क्यों नोटिस देते हैं? अगर नहीं वो कर्जा नहीं चुकाया आपने तो कुछ जब्त करने के लिए क्यों दौड़ के आ जाता है आपके घर? और विजय माल्या जैसे लोगों को क्यों भागने देते हैं? अदानी को इतने मुनाफा कमाने के लिए जो मौका क्यों दे रहा है? पैसे बैंक से आसानी से क्यों दिलवा रहा है? ये सब जो है ये हम सोचने की बात है। ये अगर हम सोचेंगे तब हमको पता चलेगा हमारा जीवन को बदलने के लिए पहला जो कदम हम उठाना चाहिए वो सवाल पूछना है। चाहे वो यूनियन के अंदर हो, फैक्ट्री के अंदर हो या समाज के अंदर हो, सवाल पूछना है। आप कोई हड़ताल करना है तो फैसला कहाँ लेते हैं? आपकी कमेटी में लेना पड़ता है, सबके बीच में जनरल बॉडी में लेना पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए कि गोस्वामी जी आया, प्रमोद प्रधान आया है, वो बड़ा क्रांतिकारी है या बड़ा लड़ाकू है, गरम खून है इनका, तो हमारा भलाई हित यही समझते हैं, ये जो कहते हैं हम सुनना है। ये चारवाक का सिद्धांत नहीं है, ये भारत का इतिहास नहीं है, ये कबीर ने नहीं बताया हमको, ये हमारा विरासत नहीं है। हमारा विरासत है सवाल पूछना, हमारा विरासत है जानकारी लेना, हमारा विरासत ये है जानकारी लेके इसके आधार पे फैसला लेना। वो फैसला कहां से किस तरीके से होता है, किसके हित में होना चाहिए? शोषक वर्ग के हित में होना चाहिए या शोषित के हित में होना चाहिए? हम मजदूर वर्ग हड़ताल करना है तब हम फैसला कैसे लेना पड़ेगा? इस हड़ताल अगर हम करेंगे इससे फायदा किसको मिलेगा? मजदूरों को मिलेगा या कभी कभी हड़ताल से फायदा उद्योगपति को मिलता है, मालिक को भी मिलता है, क्योंकि मजदूर की एकता नहीं बनता है, टूटा फूटा मजदूर है, संगठित नहीं है, ताकत नहीं है मजदूर वर्ग की। तब हम गरम खून से
फैसला ले लिया तो आसान हो जाता है पूरा संगठन को तोड़ना, एकता को तोड़ना। तब हड़ताल करने से नुकसान होता फायदा होता है? नुकसान होता है। इसीलिए जब फैसला हम हमेशा जब लेंगे, फायदा किसके लिए होगा, किसके हित में? शासक वर्ग के हित में, शोषित वर्ग के हित में। बुद्ध ने उस टाइम पे जो शोषित है उसके पक्ष में, जिसके ऊपर भेदभाव चल रहा है उसके हित में खड़ा हुआ है। पूरा कम्युनिस्ट बन के बना या मजदूर वर्ग की नेता बन के खड़ा नहीं है, लेकिन उस समय में, उस काल में, उस परिस्थितियों के हिसाब से कुछ ना कुछ मेहनत कश के पक्ष में आवाज अगर कोई ने उठाया, बुद्ध ने उठाया। ये सिर्फ बुद्ध ने की बात नहीं है। अगर बाहर जाके हमने देखा जाए, जीसस क्राइस्ट भी हुई है। जीसस क्राइस्ट जो गुलामगिरी नहीं, वो दास प्रथा के खिलाफ जब आवाज उठाया गया है, उसकी एक आवाज, उसमें से एक आवाज है क्राइस्ट का। हालात एक है कि बाद में उसको एक धर्म बना दिया और वो धर्म को शोषण करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन शुरुआत के दिनों में क्राइस्ट की जो आवाज था, दास प्रथा के खिलाफ था। वैसे ही कबीर का आवाज भेदभाव के खिलाफ था, समानता की आवाज था। वो आवाज हमारा होना चाहिए। वैसे ही हम भी फैसला होना चाहिए, लेना चाहिए। वो फैसला तभी हम ले पाएंगे तब हम संगठित हो, हम हमारा वर्ग की जरूरत क्या है समझे। हम हमारा फैसला के हित में नहीं, हम फैसला हमारा हित के लिए नहीं, हमारा वर्ग के हित के लिए होना चाहिए। हमारा हित के लिए होगा तो हम कौन है? हम की मतलब काफी होता है। हम की मतलब मैं भी हो सकता हूं, मेरा परिवार हो सकता है, मेरा जाति हो सकता है, मेरा धर्म भी हो सकता है। हम भाजपा क्या कहते हैं? हम सब एक है। उसकी मतलब हम कौन है? हम सब हिंदू एक है। अब चुनाव की काल आ गया मध्य प्रदेश में, है ना? चुनाव काल आ गया है, कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाला है। तो चुनाव काल में जाति आधार पे संगठन काफी ये हो जाता है, सक्षम हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। सही, काफी सक्रिय हो जाता है। वो सक्रिय होके अपना क्या कहते हैं उसको, अधिवेशन, सम्मेलन, जाति आधार पे सम्मेलन करना शुरू कर लेते हैं। अगर उनको पूछा जाए हम कौन है, तो वो क्या कहते हैं? हम फलाना जाति है, हम ब्राह्मण है, हम ठाकुर है, हम ओबीसी है, हम गुज्जर है, जाट है, ये बताते हैं। हमारा मतलब हम की क्या है? हमारे लिए हम कौन है? ना हम, ना परिवार है, ना जाति है, ना धर्म है। हमारा हम की मतलब है मजदूर वर्ग, मेहनत कश। जो मेहनत करते हैं वो हमारे लिए हम है। हम क्यों मानते हैं? हम इसीलिए उनको एक मानते हैं कि वो सब शोषित है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर शोषण अपने काम की वजह से हो रहा है। जो काम आप कर रहा है उसकी तुलना से जितना आपको मिलना है वो नहीं मिल रहा है। वो कारण क्या है? दोपहर में कॉमरेड उमेश बताएंगे आपको। जाति के आधार पे क्यों विभाजित हो गया है, किस तरीके से इकट्ठा होना चाहिए, वो सब कॉमरेड बादल बताएगा आपको। और इकट्ठा होके क्या करना है कॉमरेड प्रमोद और जसविंदर बताएंगे। लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कह रहा हूं कि हम वर्ग के आधार पे इकट्ठा होना चाहिए। वर्ग के आधार पे हम इकट्ठा होंगे तब हम समाज को बदल सकता है। इतिहास
हम इसीलिए पढ़ते हैं कि ये जानने के लिए। इतिहास से हम ये सीखना चाहिए कि समाज को हम बदल सकता है। हम की मतलब मेहनत कश, जो मेहनत करते हैं वो अपने हस्तक्षेप से इस समाज को बदल सकता है। अभी तक बदलाया है, अभी भी बदलेगा, बदलाएंगे। ये हम इतिहास से सीखते हैं। या पूंजीवाद समाज हो, पूंजीवाद समाज की लक्षण क्या है, उसमें मुनाफा किस तरीके से कमाते हैं, शोषण किस तरीके से होता है, कॉमरेड उमेश बताएगा, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन उस समाज को बदलने की जिम्मेदारी मजदूर वर्ग के ऊपर है, क्योंकि आपके ऊपर आपके साथ जानकारी है। आप उत्पादन में एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। इस मुख्य भूमिका को आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया, पूरा समाज को हिलाने का ताकत आपके हाथों में है। इसीलिए ये सारी जो शिक्षण शिविर है या जो भी वाद संवाद चलता है, हम समाज को बदलने के लिए इस्तेमाल करना है, समाज को बदलाने के लिए इस्तेमाल करना है। हमारा विचारधारा समझने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करना है, पढ़ना है, बात करना है। उसी तरफ से हम इस समाज को बदल सकते हैं। अगर समाज को बदलेंगे तभी हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो जो सपना हम आज देख रहा है उस सपने के हिसाब से जिंदगी वो जी सकते हैं। अगर हमारा आने वाले पीढ़ियों को अच्छा जिंदगी देना चाहते हैं तब वर्गीय एकता बनाना है। उस एकता के हिसाब से समाज बनाने के काम पे आज से हम लगना चाहिए। मेरा उम्मीद है कि आप यहाँ पे CITU को और मजबूत करेंगे। CITU को मजबूत करते हुए मजदूर वर्ग की एकता को मजबूत करेंगे। पूरा मजदूर वर्ग की एकता के आधार पे बहुत सारी बाकी सारी जो मेहनत कश है, खेत मजदूर हो, गरीब किसान हो, मध्यम वर्गीय तबके हो, इन सभी को भी आपके साथ लेके आएंगे। ये बड़ा माहौल इस तरीके वर्गीय एकता से बनेगा।